हेलो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, किसी ने क्या खूब कहा है कि लाइफ में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन टॉपर वही बनता है जो कड़ी मेहनत करता है। स्टूडेंट, मौका आप सभी के पास है। जितने भी हमारे स्टूडेंट 12th में हैं और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, मौका सबके पास है। लेकिन टॉपर बनकर कौन निकलेगा, बहुत अच्छा परसेंटेज कौन लेकर आएगा? जो भैया मेहनत करेगा, जो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करेगा। वैसे आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार है 12th में और जिनको 6 मार्च को क्लास 12 फिजिक्स का पेपर देना है। क्योंकि जो मैं इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं ना, और जो फिजिक्स का क्लास मैं आज लेकर आया हूं, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये फिजिक्स का एक महा मैराथन क्लास है। 1 घंटे से भी ज्यादा की ये क्लास होगी। लेकिन आज हम पूरा फिजिक्स एक ही वीडियो में कवर करेंगे। सही सुना आपने भैया, पूरा फिजिक्स सिर्फ एक वीडियो में। 70 नंबर बिल्कुल पक्का वाला क्लास है। ऐसी ही क्लासेज मैं हर साल स्टूडेंट्स को देता हूं और इस क्लास को, ऐसे क्लासेज को देखकर वो लेकर आते हैं 85% 90%। ठीक है, क्योंकि आज का ये वीडियो इसलिए स्पेशल है क्योंकि हम फिजिक्स के बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो ये एक महा मैराथन क्लास है, थोड़ी लॉन्ग क्लास होगी, लेकिन 2025 में 95 प्लस की गारंटी, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। और इस वीडियो में हम फिजिक्स के बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, चारों टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ये वन शॉट वीडियो है, मतलब सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, सबको पढ़ेंगे। अब चलिए क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, फिर अति लघुत्तरीय, फिर लघुत्तरीय। टाइम लग सकता है, बट आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही क्लासेज आपको सारे सब्जेक्ट का देता रहूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की। देखो, बहुविकल्पीय प्रश्नों को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फिर अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। बस आप लोग देखते जाओ, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा ना इस वीडियो में, जो ट्रेंडिंग वाले हैं, हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखो कितनी बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो भैया जो विद्युत फ्लक्स होता है ना, इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है वैद्युत विभव का मात्रक। अब देखो विभव मैंने बताया था V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। अब भैया इसका मात्रक क्या होगा, आपको पता चल ही चुका होगा, जूल प्रति कूलाम, जूल इंटू कूलाम, कूलाम प्रति जूल या न्यूटन प्रति कूलाम। भैया डब्ल्यू है कार्य, कार्य का मात्रक जूल, क्यू है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम ही आपको नहीं होनी चाहिए, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल तरीके से हमने इसका आंसर भी आपको बता दिया है। ठीक है, टेंशन फ्री रहिए भैया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल टाइप का है। देखो 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो नए प्रतिरोध को आज हम आपको निकालना सिखाएंगे भैया, कि अगर 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई हम दोगुनी कर देते हैं तो नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले देखो, हमें प्रतिरोध दिया गया है आर। ठीक है, आर की वैल्यू दी गई है 50 ओम। ठीक है, पुराना प्रतिरोध जो आर है वो 50 ओम है। कितनी गुनी की जा रही है, उसको लंबाई को दोगुनी की जा रही है, तो n इक्वल टू हम 2 लेंगे। देखो जितनी गुनी करेंगे वो n इक्वल टू ले लेंगे। हमें निकालना है आर डैश, यानी कि नया प्रतिरोध। तो भैया नया प्रतिरोध जो आर डैश का फॉर्मूला होगा ना, वो मैं आपको बता दूं, आर डैश इक्वल टू आपका हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू आर, यानी कि जितना गुना कर रहे हैं उसका स्क्वायर कर दो और जो पहला प्रतिरोध था उससे गुणा कर दो। तो आर डैश इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो एन है, जितनी गुनी हम कर रहे हैं तो दो गुनी कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, इंटू आर की वैल्यू 50 है तो 50 कर देंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, गुणे 50 हो जाएगा। अब 50 का 4 से गुणा करो भैया ना, तो आर डैश आ जाएगा आपका, 50 का 4 से गुणा करोगे 200
ओम आ जाएगा। अब ऐसे ही मान लो 200 ओम इसमें है कि नहीं है, देखो ये भैया 200 ओम है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब मान लो यहाँ पे 70 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर 3 गुनी की जा रही है, तो आप लोग एन के जगह पर 3 रख दो, आर के जगह पर 70 रख दो, और ऐसे इसी फॉर्मूले से आप लोग लगा दो भाई। ये फॉर्मूला काफी स्पेशल है मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते चलो। मैं कहता रहता हूं भाई, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो ट्रेलर है भाई, अभी तो इसके आगे आगे देखिए होता है क्या। क्लास को जिस स्टूडेंट ने लास्ट तक देख लिया ना, बल्ले बल्ले है भाई, बोर्ड एग्जाम में फाड़ के आओगे। चौथा क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, तो वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर या वेबर प्रति मीटर। तो भैया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा। फोर्थ का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, ये आपका राइट होगा। पांचवा क्वेश्चन देखो, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, 2020 में आ चुका है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। फर्स्ट है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सेकंड है एम्पियर मीटर स्क्वायर, थर्ड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, फोर्थ है हेनरी। भैया चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक जो होता है ना, वो आपका राइट आंसर होगा दूसरा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एम इक्वल टू आई ए, कुछ ऐसे, आई ए नहीं, आई इंटू ए, तो ऐसे कुछ फॉर्मूला होता है। तो आई है धारा का मात्रक एम्पियर, ए है क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, हो गया मेरे भाई। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। देखो एक एक चैप्टर का मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है, हमने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया, 6 नंबर चैप्टर पर हम हैं, ठीक है। ये हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है, वैद्युतशीलता का, चुंबकशीलता का, परावैद्युतांक का, या स्वाप्रेरकत्व का। तो भैया इसका राइट आंसर होगा सेकंड, चुंबकशीलता का। हेनरी प्रति मीटर जो है ये चुंबकशीलता का मात्रक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से मैंने आंसर भी दे दिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 7 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से हमारा क्वेश्चन आ चुका है, टेंशन फ्री रहिए, हम बता रहे हैं क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक एलसीआर परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है, मतलब एक एलसीआर परिपथ है उसको प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है। अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में कलांतर क्या होगा। 2017, 18, 22 में आ चुका है, तो शून्य होगा, पाई/4 होगा, या पाई/2 होगा, या पाई होगा। भैया इसका जो विभवांतर होगा वो कलांतर होगा, वो शून्य होगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मतलब एक एलसीआर परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से अगर जोड़ा गया है, तो अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में कलांतर जो होगा वो 0 होगा, यानी कि शून्य होगा। 8वां क्वेश्चन देखो मेरे भाई, विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है किसके द्वारा, स्थिर आवेश द्वारा, नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, त्वरित आवेश द्वारा, या आवेशहीन कण द्वारा। भैया जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ना, वो त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो 9वां क्वेश्चन, अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड फिजिक्स किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर में। देखो उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए अधिकतम होती है, नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए, या लाल प्रकाश के लिए। भाई लाल प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी मैक्सिमम होती है, तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है। मतलब जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगा, तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहेगा, तीव्रता, चाल, आवृत्ति, या तरंगदैर्घ्य। भैया इसका राइट आंसर होगा आवृत्ति। जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो अपरिवर्तित रहती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 11 नंबर देखो क्या है, यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी। मतलब अगर देखो लैम्डा इक्वल टू मैंने आपको बताया था h/p, कुछ ऐसे था। अब अगर किसी कण का संवेग आप दोगुना करते हैं, तो इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो होगी वो कितनी होगी। अब भैया दोगुना करोगे तो अपरिवर्तित होगी, 4 गुनी होगी, या दुगुनी होगी, या आधी होगी। भैया ये आधी हो जाएगी, बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
अगर आप किसी कण का संवेग अगर दोगुना कर रहे हो, चूंकि जो तरंगदैर्घ्य है, डी ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य है, वो संवेग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर हम संवेग को दोगुना करते हैं तो डी ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य जो है वो आधी हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। 12 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, टेंशन फ्री रहो। 12 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है, क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 जूल या शून्य? तो भैया इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। 13 नंबर, एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा है, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। 16, 17, 18, 20, 23 में आ चुका है, तो 25 में भी आएगा, टेंशन फ्री रहो। तो एक एएमयू जो है किसके बराबर होता है? 190 एमईवी, एमईवी का मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 139 एमईवी, 913 एमईवी या 931 एमईवी। देखो एक एएमयू जो होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 931 एमईवी, यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 14 नंबर, हमारे लास्ट चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव में लास्ट क्वेश्चन होगा। एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन का कारण है, मतलब एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन द्वारा, कोटर द्वारा, प्रोटॉन द्वारा या पॉजिट्रॉन द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है। तो आपका ये 14 नंबर क्वेश्चन था। टोटल 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर में से मैंने 14 क्वेश्चंस आपको बता दिए। टेंशन फ्री रहो, अगर आप लोग लगातार साथ बने रहे ना, तो ऐसे ही मैं आपको ऐसे ही कई क्लासेस दे दूंगा और आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। बस सपोर्ट बनाए रखना। चलो, हमारा बहुविकल्पीय हो गया। अब हम चलेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर, जो हमारे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न है। न्यूमेरिकल को भी मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। तो उसको अब हम लोग देखते हैं। देखो, अति लघुत्तरीय प्रश्नों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले मैंने एक न्यूमेरिकल को रखा है। देखो, ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी ये न्यूमेरिकल आ जाता है, आपके सामने है। न्यूमेरिकल को थोड़ा ध्यान से हम लोग समझेंगे, उसके बाद में हम चीजों को समझेंगे। देखो, दिए गए परिपथ में पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ेंगे और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को भी पढ़ेंगे। टेंशन फ्री रहो भाई, जब तक है हम, नो टेंशन। देखो, दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना कीजिए। 2014, 19, 22 में आ चुका है भैया, पूरा चांसेस है इस बार आने की। तो देखो, आपको ये एक सर्किट दिया गया है। देखो, ए पॉइंट है इसका, ये बी पॉइंट है। इसमें दो संधारित्र लगे हैं, 4 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड का। दो आपके प्रतिरोध हैं, 4 ओम और 5 ओम का। एक आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम का। इसका जो विद्युत वाहक बल ई है वो 20 वोल्ट है, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहाँ पे दी गई। तो जो जो दिया गया है उसको पहले हम नोट डाउन करेंगे। जैसे हमें विद्युत वाहक बल ई दिया गया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ई इक्वल टू, हमें दिया गया है 20 वोल्ट। उसके बाद में हमें देखो यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस आर दिया गया, यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, इसकी वैल्यू 1 ओम दी गई है। उसके बाद में हमें दो संधारित्र दिए गए, एक को C1 मान लेते हैं, एक की धारिता को, दूसरे को C2 मान लेते हैं। C1 की वैल्यू 4 माइक्रोफैरड है, C2 की वैल्यू 6 माइक्रोफैरड है, ठीक है। ये हो गया, जो जो दिया है वो मैं लिख रहा हूं। उसके बाद में हमें दो प्रतिरोध भी दिए गए हैं, एक को R1 मान लेंगे और एक को R2 मान लेंगे। R1 की वैल्यू कितनी है, जो दिया गया वही मैं लिख रहा हूं, 4 ओम है। R2 की वैल्यू 5 ओम है। अब एक बात बताओ आप लोग, देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिरोध अच्छे से निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो हमारे प्रतिरोध हैं, R1 R2, ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में है। तो हम श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाकर पहले तुल्य प्रतिरोध हम निकाल लेंगे। यहां पे लिखेंगे R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई, R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो R1 की वैल्यू हमारी है 4 ओम, R2 की वैल्यू है 5 ओम। तो R की जो हमारी वैल्यू आ गई वो आई मेरे भाई 9 ओम। देखो, तुल्य प्रतिरोध हमने निकाल लिया है, क्योंकि हमें संचित आवेश निकालना है भाई। तो आवेश निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, क्योंकि Q इक्वल टू CV होता है। अब हम दोनों संधारित्र को जोड़ देंगे, लेकिन यहां से पहले B निकाल लेंगे। देखो, R हमें पता चल गया,
ठीक है। अब पहले इस परिपथ में धारा की वैल्यू हम निकाल लेंगे, मतलब अस्थाई अवस्था में धारा इसमें जो बहेगी वो क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो धारा निकाल लेंगे, आर हमें पता है तो V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, आई आर होता है। तो आई आर जब होगा तो V हमारा निकल आएगा, आई का आर से गुणा करेंगे, पहले आई निकाल लेंगे, V आ गया। फिर Q इक्वल टू सी वी होता है, फिर C निकालने के लिए आपको C1 और C2 आपके श्रेणी क्रम में है, उसका फॉर्मूला निकाल लेंगे, C आ जाएगा, बस हम आवेश निकाल लेंगे। तो पहले हम धारा को निकालते हैं। यहाँ पे देखो अस्थाई अवस्था में धारा, अस्थाई अवस्था में धारा, तो धारा की जो वैल्यू होती है, धारा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इक्वल टू ई अपान आर प्लस आर, मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। ये इससे हम धारा निकाल सकते हैं भाई, क्योंकि हमें आंतरिक प्रतिरोध भी दिया गया, अस्थाई अवस्था में आपका परिपथ होगा तो ये धारा का फॉर्मूला होगा। ई की वैल्यू हमें 20 वोल्ट दी गई है, इसको लिख देंगे मेरे भाई 20, ठीक है। अपान आर की वैल्यू हमें 9 ओम पता है, और प्लस स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख लो, स्मॉल आर की वैल्यू 1 ओम है, तो यहाँ पे हम 1 ओम लिख देंगे। ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है, समझोगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पे 1 कर देंगे तो हमारा ये 20/9 और 1 जुड़ेगा 10 हो जाएगा, कट हो गया भाई। आई इक्वल टू हमारा आ गया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया मेरे स्टूडेंट, आई पता चल गया, आर भी पता है। अब हम विभव निकाल लेंगे ओम के नियम से, ठीक है। तो यहां पे हम ए व बी, ए और बी के बीच जो विभवांतर है उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो विभवांतर निकाल लेंगे तो हमारा भैया आवेश बाद में निकल जाएगा। तो ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर, भैया विभवांतर का फॉर्मूला होगा V इक्वल टू हो जाएगा आई आर, आपने ओम के नियम में पढ़ा ही होगा, V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो I की वैल्यू हमने अभी निकाली है, आप खुद ही देख लो, I की वैल्यू हमने निकाली है 2 एम्पियर, R की वैल्यू है 9, तो इसी को लिख देंगे मेरे भाई, 2 लिखेंगे I के जगह पर, इंटू 9 लिखेंगे प्रतिरोध के जगह पर, तो हमारा V आ जाएगा, V कितना आया, 18 वोल्ट आ गया, वोल्ट आ गया। अब V तो हमें पता चल गया, अब चूंकि Q इक्वल टू सी भी होता है, अगर हमें आवेश निकालना है तो C भी पता होना चाहिए। तो C कैसे पता करेंगे, देखो हमें C1 और C2 दिया गया है, अब इससे हम तुल्य धारिता निकाल लेंगे। तो C1 और C2 श्रेणी क्रम में है, तो हम श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो लिखो, लिखो आप संधारित्र, संधारित्र C1 व C2 श्रेणी क्रम में, मतलब C1 और C2 आपके श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में धारिता का फॉर्मूला जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, कुछ इस टाइप का आपका फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का। तो 1/C इक्वल टू आपका हो जाएगा, ध्यान से समझना, 1/C इक्वल टू होगा 1/C1। C1 की वैल्यू कितनी है, ऊपर मैंने लिखा है ये 4 माइक्रोफेरेड, C2 की 6 माइक्रोफेरेड, देखो दिया गया है। तो 1/4 कर देंगे और प्लस 1/6 कर देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे भाई, तो 6 और 4 का एलसीएम लोगे तो आपका 12 आएगा। तो 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 और प्लस 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, ये आपका आ जाएगा 1/C इक्वल टू आ जाएगा 5/12, 5/12। तो यहाँ पे आप तिरछा गुणा कर सकते हैं, देखो 5 का C से गुणा होगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा 12, और C इक्वल टू आपका हो जाएगा 12/5, 12/5, ये हो गया, समझ में आ गया इतना। अब इसको कट कर दो, 12 को जब 5 से कट करोगे तो C इक्वल टू आपका अप्रॉक्स आएगा भैया, ये 2.4 आ जाएगा, 2.4, तो ये 2.4 माइक्रोफैरड हमारी धारिता आ गई। अब देखो धारिता C भी पता चल गया, विभव हमें पता ही है, अब हम आवेश निकाल लेंगे Q इक्वल टू CB वाला फॉर्मूला लगाकर। तो दोनों संधारित्रों पर हमें आवेश निकालना था, दोनों संधारित्रों पर आवेश। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये इक्के नंबर में, 2 नंबर में, मतलब अति लघुत्तरीय प्रश्नों में आता है। देखो भैया ये लघुत्तरीय प्रश्नों में भी आता है, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। तो आवेश Q इक्वल टू आपका हो जाएगा CB, Q इक्वल टू CB वाला फॉर्मूला तो शायद आप सभी को पता होगा, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब Q इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो C की वैल्यू है 2.4,
गुड़े गुड़े v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू हमारी है 18, तो यहाँ पे 18 कर देंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देना मेरे भाई, 18। ठीक है, अब इसको जब आप लोग गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, जो 2.4 को 18 से गुणा करोगे तो आपका लगभग 43.2 माइक्रो कूलाम आएगा। माइक्रो कूलाम में इसका आंसर आएगा और यही हमारा आवेश हो जाएगा मेरे भाई। इसी आवेश के लिए हमें इतना पापड़ बेलना पड़ा। तो कुछ करना नहीं था, हमें जो सर्किट दिया गया था उसमें विद्युत वाहक बल दिया गया था, आंतरिक प्रतिरोध R दिया गया था, C1 C2 की वैल्यू दी गई थी, R1 R2 की वैल्यू दी गई थी। तो R1 और R2 दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में थे, हमने फॉर्मूला लगाया तो हमारा तुल्य प्रतिरोध आया 9 ओम। फिर अस्थायी अवस्था में हमने धारा निकाल लिया I इक्वल टू E/R+R, तो I इक्वल टू 20/10, I इक्वल टू 2 एम्पियर। अब I और R हमें पता चल गया तो ओम के नियम से हम विभव निकाल लेंगे। तो A व B के बीच जो विभवांतर हुआ वो हुआ V इक्वल टू IR, I की वैल्यू 2, R की वैल्यू 9, तो 18 वोल्ट आपका विभव आ गया। अब हमें अगर आवेश निकालना तो हमें धारिता भी पता होनी चाहिए। अब C1 और C2 श्रेणी क्रम में थे, हमने इसका फॉर्मूला लगाया, लास्ट में हमारा C आया 2.4 माइक्रो फैराड। अब C और V पता चल गया तो हमने आवेश निकाल लिया, Q इक्वल टू CV। अब C की वैल्यू 2.4 थी, V की वैल्यू 18 थी, 43.2 माइक्रो कूलाम आपका आंसर आ गया। कि ये आवेश है तो इसका मात्रक माइक्रो कूलाम होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, एक नंबर मतलब अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न दोनों में ये आ सकता है। मैं क्लियर कर दूं आपको। देखो, आपके जो एक नंबर वाले क्वेश्चन है 2-3 नंबर में भी आ सकते हैं, और जो 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन है 1 नंबर में भी आ सकते हैं। बस हो सकता है ऐसा, कैन भी। ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। 2-3 आपको लिख देना है जिस पर वो निर्भर करता है। देखो, फर्स्ट है सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। तो देखो, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसे लिख देना। दूसरा निर्भर करता है ये वैद्युत अपघट्ट के घोल में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भागों के क्षेत्रफल पर, मतलब वैद्युत अपघट्ट के जो घोल में जो इलेक्ट्रोड का डूबा हुआ भाग है उस घोल में, उसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति तथा सांद्रता पर, मतलब वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति क्या है और उसकी सांद्रता क्या है, उस पर भी ये निर्भर करता है। तो देखो, विभिन्न वैद्युत अपघट्टों के लिए आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, तथा ये वैद्युत अपघट्ट के घोल की सांद्रता के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब विद्युत अपघट्ट के घोल की सांद्रता के भी अनुक्रमानुपाती होता है। बस हो गया मेरे भाई, इतना लिख दोगे नंबर आपको भर भर के मिलेगा। टेंशन फ्री रहिए, जब तक है हम नो टेंशन। ठीक है, और अभी देखते जाओ, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलो, इसको भी मैं हटाता हूं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड वाला क्वेश्चन। ये भैया हमारे गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर का एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, समझो चीजों को। क्लास आज की लॉन्ग होगी, लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा देखना होगा मेरे भाई। ठीक है, चलो ये वाला देखो। एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉनों पर लॉरेंज बल ज्ञात कीजिए। 2017 में आ चुका है। तो हमें ये जो दिया गया है ना 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V की वैल्यू दी गई है। कितना? 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, ये हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू दी गई है। किस वेग से V हमें दिया गया है भैया? 10 के पावर 5 मीटर पर सेकंड, ये दिया गया है मीटर पर सेकंड। अब आपको निकालना क्या है, ध्यान से समझो। आपको निकालना है लॉरेंज बल। तो यहाँ पे एक क्यों, देखो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है, आवेश कूलाम होता है। अब ये हमें इसलिए लिखना था क्योंकि लॉरेंज बल का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू QVV। तो अब हम लॉरेंज बल यहाँ पे निकाल लेंगे। सब दिया है, सिर्फ निकालना है मेरे भाई। आप न्यूमेरिकल का चेहरा देख के उसको हार्ड कभी मत समझना, सब इजी होते हैं मेरे भाई। लॉरेंज बल F इक्वल टू आपका हो जाएगा QVV। QVV ये फॉर्मूला होगा और इसी फॉर्मूले पर वैल्यू रखकर हम लोग अपना लॉरेंज बल निकाल लेंगे। तो F इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो Q की वैल्यू ऊपर दी गई है 1.6 गुणे 10 की पावर -19, V की वैल्यू हमें दी गई है 10 की पावर 5 और B की वैल्यू दी गई है 0.1।
यहां पे हम करेंगे क्या, ध्यान से समझ लो थोड़ा सा। F इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 है, ये प्लस 5 है, 19 में से 5 जाएगा तो 10 के पावर माइनस 14 बचेगा, गुणे 0.1 को हम 10 के पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0.1 का मतलब ही होता है 10 के पावर माइनस 1, ठीक है। तो F इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 14 है, ये माइनस 1 है, माइनस माइनस प्लस 10 के पावर माइनस 15 न्यूटन हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यही लॉरेंज बल का आंसर फॉर्मूला। बस कुछ था ही नहीं इसमें, हमें सारी की सारी वैल्यूज दी गई थी, हमें सिर्फ वैल्यू को लिखना था, मल्टीप्लाई वाला ही करना था, काम खत्म हो जाना था, ठीक है। चलो इनको भी साइड में रखते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है, इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड से 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। मतलब इसमें जो धारा है ना वो 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, ठीक है। ये आपका हो गया। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। भाई स्पेशल क्वेश्चन है, 16, 18, 22 में आ चुका है, 25 में भी आने के चांसेस हैं। तो हमें स्वप्रेरण गुणांक जो L है इसकी वैल्यू दी गई है कितनी, 10 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी, ठीक है, इसकी वैल्यू दी गई है। अब इसको पहले हेनरी में बदलेंगे। देखो भैया मिली हेनरी को अगर आप हेनरी में बदल रहे हो ना तो 10 को 1000 से भाग देना पड़ेगा, 1000 से भाग दोगे तो 1000 को हम 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, ऊपर आएगा 10 के पावर माइनस 3 होगा, तो 10 गुणे 10 के पावर माइनस 3 हेनरी ये हो जाएगा। मतलब सिंपल सा है, मैं बता दूं आपको, अगर मिली हेनरी को हेनरी में बदलना है या मिली लीटर को मीटर में बदलना है ना तो 10 को 1000 से डिवाइड कर दो, मतलब जो भी जिसको भी बदलना है उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। उसको ऊपर लाएंगे 10 के पावर माइनस 3 हो जाएगा, ये हो गया। अब डेल्टा आई, यहां पे डेल्टा आई की भी वैल्यू दी गई है मेरे भाई, डेल्टा आई, आई का मतलब देखो 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो रही है भैया, तो हम पहले 15 एम्पियर को लेंगे, फिर 5 को उससे उससे घटा देंगे, तो हमारा जो डेल्टा आई होगा, जो धारा में परिवर्तन होगा वो 10 एम्पियर होगा, 10 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, 10 एम्पियर हो जाएगा, इतना हो गया। अब हमें डेल्टा टी की वैल्यू 5 मिली सेकेंड दी गई है, तो डेल्टा टी भी लिख देते हैं, इसकी वैल्यू है 5 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड। अब यहां पे भी मिली सेकेंड को हम सेकेंड में बदलेंगे, तो मैंने बताया भैया मिली अगर हो ना तो मिली को सेकेंड में बदलना है तो क्या कीजिए आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, उसको ऊपर लाएंगे तो 5 गुणे 10 के पावर माइनस 3 ये सेकेंड होगा। अगर मिली है भैया तो माइनस 3 ऊपर आएगा ही आएगा, ठीक है, ये हो गया। हमें निकालना है विद्युत वाहक बल ई की वैल्यू, ई की वैल्यू हमें निकालना है, तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो ई का फॉर्मूला होता है ना वो होता है माइनस एल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ठीक है, ये इतना हो गया मेरे भाई, माइनस एल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, यही फॉर्मूला होता है। तो ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो माइनस एल, एल की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखो 10 गुणे 10 की पावर माइनस 3 है, तो इसको लिख देंगे 10 गुणे 10 की पावर माइनस 3 गुणे डेल्टा आई की वैल्यू मेरे भाई 10 एम्पियर है, इसको 10 ही रहने देंगे, अपान डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है इसको भी जान लो, ये देखो 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 है। अब एक काम करो, माइनस 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर माइनस 3 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब देखो माइनस 10 का 2 से गुणा होगा तो माइनस 20 आ जाएगा, इतना तो सबको पता है, तो माइनस 20 वोल्ट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यही हमारा विद्युत वाहक बल हो जाएगा। कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, कुछ था ही नहीं, मैं तो बिल्कुल हलवा समझता हूँ, मतलब सब कुछ हमें दिया गया था, सिर्फ फॉर्मूला लगाना था, हमने लगा दिया, हमारा आंसर भी आ गया। समझ में आया? देखो हमें एल दिया गया था, डेल्टा आई दी गई थी, डेल्टा टी दिया गया था, ई निकालना था, तो ई इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ये हमने लगा दिया, हमारा आंसर आ चुका है। चलो इसको भी मैं हटा देता हूं। अब चलिए अपना 5वां क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, प्लस 2.50 डायोप्टर तथा माइनस 3.75 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।
ये क्वेश्चन भाई हमारे किरण प्रकाश की चैप्टर का है, और इस चैप्टर का क्वेश्चन ना आए, मतलब इस चैप्टर से बहुत ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो +2.50 डायोप्टर है आपका P1, इसको P1 मान लेते हैं। देखो क्षमता को हम P से डिनोट करते हैं, पहले लेंस की क्षमता P1 रख देते हैं, +2.50 डायोप्टर। दूसरे लेंस की क्षमता P2 जो है वो है -3.75 डायोप्टर, इतना हो गया। अब दोनों लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपको निकालनी है। तो फोकस दूरी अगर आपको निकालनी है ना, तो पहले आप संयुक्त लेंस की क्षमता निकालो। देखो संयुक्त लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = P1 + P2। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, संयुक्त लेंस की क्षमता P = P1 + P2। अब P = हमारा हो जाएगा, देखो P1 की वैल्यू है 2.50 प्लस P2 की वैल्यू है -3.75। देखो मैं अभी इसको ब्रेकेट में लिख रहा हूं, ठीक है, लिखना जरूरी है। अब देखो क्या करना है, P = आपका हो जाएगा, ये 2.50 है, प्लस माइनस माइनस होगा, 3.75 हो जाएगा। अब भैया 2.50 में से 3.75 को घटाओगे तो माइनस में आंसर आएगा, -1.25 डायोप्टर, इतना आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब हम फोकस दूरी को निकाल लेंगे मेरे भाई, क्योंकि हमें क्षमता पता चल गया। तो फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं F से। F = आपका हो जाएगा 100/P। 100/P होगा। देखो सेंटीमीटर में हम लोग निकाल रहे हैं तो 100 लिखेंगे, वो वैसे 1/P होता है मीटर में अगर आपको निकालना। तो F = आपका हो जाएगा 100/P की वैल्यू आपकी है -1.25। जब आप 100 को 1.25 से डिवाइड करोगे तो -80 आएगा, मतलब 80 आएगा, और ये माइनस ऊपर जाएगा भाई तो माइनस रहेगा अपने हिसाब से। तो F = आपका हो जाएगा -80 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि फोकस दूरी निगेटिव होती है। तो ये मेरे भाई हो गया। लो बेटा ये भी हो गया। क्या था इसमें, कुछ नहीं था, बस आपको करना क्या था, P1 P2 दिया गया था, हमने संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल ली, फिर फोकस दूरी हमने निकाल लिया, हमारा -80 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो ये हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न था। देखो 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न है उसको मैंने आपको बता दिया। वैसे फिजिक्स के जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है उनके क्लासेस मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, मैं चैप्टर वाइज भी आपको क्वेश्चंस बता चुका हूं, मतलब ऐसा कुछ बचा नहीं जिसको मैंने पढ़ाया नहीं, टेंशन फ्री रहो। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न भी मैंने 5 आपको बता दिया। अब हम चलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी हो गया, अब लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि हमें अभी लघु उत्तरीय प्रश्न देखना है, फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखना है। तो भैया हम अपने ही स्पीड से चलेंगे, ठीक है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। चलो लघु उत्तरीय प्रश्नों में एक क्वेश्चन मैंने लिया है, काफी स्पेशल क्वेश्चन है। देखो 2020-24 में आ चुका है, चांसेस पूरे के पूरे हैं। अब बहुत सारे लघु उत्तरीय प्रश्न और भी हैं जो मैंने आपको बता रखा है। देखो फिजिक्स का मैंने चैप्टर वाइज एक सीरीज चलाया था, जिसमें मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को लिया था। उस सीरीज फिजिक्स के प्लेलिस्ट में आपको जाकर मिल जाएगा, जाकर देख लेना भाई। वो टॉपिक, वो जो सीरीज है ना, बहुत स्पेशल आप लोगों के लिए, वो सीरीज आपको दिलाकर रहेगी 70 में 70। चलो फर्स्ट, धारा घनत्व J से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक MK/s पद्धति में तथा विमा सूत्र बताइए। मतलब धारा घनत्व J क्या होता है, इसका मात्रक और इसकी विमा आपको बतानी है, ठीक है। तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। चलो देखते हैं भाई। देखो धारा घनत्व क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, चीजों को समझो। देखो किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, इसे J से प्रदर्शित करते हैं। मतलब किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल A से जो अभिलंबवत गुजरने वाली धारा I है, इसी को ही हम उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं और इसे J से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला यही होगा, लेकिन J = I/A होगा, क्योंकि किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को ही हम उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा I चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A पर एक समान रूप से वितरित हो, तब उस क्षेत्रफल के किसी बिंदु पर जो धारा घनत्व होगा वो J = हमारा हो जाएगा I/A। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा भैया फॉर्मूला। अब मात्रक अगर बात करें भैया, तो I है धारा, A है क्षेत्रफल, तो इसका मात्रक तो सिंपल सा होगा, क्या होगा, देखो I धारा है, धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर,
ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर कर देना मेरे भाई, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब बीमा तो आप सिंपली बता सकते हैं, बीमा में कुछ है ही नहीं, डायमेंशनल फॉर्मूला में कुछ नहीं है मेरे भाई, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, देखो आई है आपकी धारा, धारा की बीमा ए होगी, और ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का बीमा L2 होगा, तो AL2 इसकी बीमा हो जाएगी, बस हो गया मेरे भाई, इसमें कुछ था ही नहीं, मैं तो बहुत सिंपल इसको समझता हूं, ये इसकी बीमा हो जाएगी। तो धारा घनत्व तो क्या है, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व तो कहते हैं, इसे J से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा I चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A पर एक समान रूप से वितरित हो, तब उस क्षेत्रफल के किसी बिंदु पर धारा घनत्व J=I/A होगा, मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होगा, और बीमा AL2 होगी, बस हो गया, समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, टेंशन फ्री रहो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि लगातार बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, मैंने देखा है। तो रिपीट होता है तो हम भी इसको रिपीट करते हैं। देखो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए, मतलब फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो नियम है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं भाई। नियम खास है, नियम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको लेकर आया हूं, ठीक है। देखो ये टॉपिक जो है, जैसे बहुत सारे नियम है हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री में, और ये नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो नियम दिए थे, मतलब उन्होंने भैया दो नियम दिया है। सबसे फर्स्ट नियम है, प्रथम नियम जिसको हम लोग कहते हैं, देखो जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। मतलब मान लो एक कुंडली हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं भाई, एक कुंडली हम लोग ले लेते हैं, ऐसे कुछ इस टाइप की कुंडली है भाई, छोटी मोटी कुंडली कुछ भी हो, ठीक है, हमने बना दिया है, एक कुंडली हमने ले लिया, यहां पे साइड में हम एक चुंबक ले लेते हैं, चुंबक ले लिया हमने, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव, एक साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब अगर किसी चुंबक जो होगा इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, अब जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इससे बहुत सारी ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, ये देखो कुंडली से होकर ये लोग, ये बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, ठीक है, ऐसे जा रही हैं, कुछ बल रेखाएं ऐसे चली गई, ठीक है, कुछ बल रेखाएं ऐसे चली गई, तो चुंबकीय बल रेखाएं जो निकलेंगी ना, इसी की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। ये जो है ये कुंडली है, ये क्या है, कुंडली है, और ये जो रेखाएं निकल रही हैं इनको नाम देंगे हम चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। जैसे विद्युत बल रेखाएं क्या होती थी, विद्युत बल रेखाएं क्या होती थी, जो विद्युत फ्लक्स क्या होता था, जो विद्युत बल रेखाएं गुजरती थी उन्हीं की संख्या को हम विद्युत विद्युत फ्लक्स कहते थे। ऐसे चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स होता है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक चुंबक ले लिया, यहां पे कुंडली है, जब यहां पे चुंबक है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इस चुंबक के चारों ओर, इसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं इस कुंडली से होकर गुजरेंगी, तो एक विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाएगा। वही कहा जा रहा है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, देखो यहाँ पे चुंबक है, इसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं हैं, अब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे, और जब इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें एक विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। बस यही आपका प्रथम नियम है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है, मान लो ये सर्किट अगर बंद हो तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है, यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मान लो ये परिपथ बंद है, परिपथ बंद होगी तो इसमें एक प्रेरित धारा बहने लगेगी, और प्रेरित धारा तभी तक बहेगी जब तक इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। बस यही आपका है मेरे भाई फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम,
ये प्रथम नियम है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। ये धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। बस इतना सा आपको लिखना है। फर्स्ट नियम आपका हो गया। दूसरे नियम में हम लोग समझते हैं क्या कहा जा रहा है। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी कि जो विद्युत वाहक बल यहाँ पे उत्पन्न हुआ ई, जो यहाँ पे ई उत्पन्न हुआ है ना, वो चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के बराबर होगा। देखो चुंबकीय फ्लक्स को हम डेल्टा फाई से डिनोट करेंगे, तो ये निगेटिव होगा, ऋणात्मक दर के अपान डेल्टा टी, इसके बराबर होता है। ये आपका दूसरा नियम है। देखो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो ई है वो चुंबकीय फ्लक्स के डेल्टा फाई के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होगा। दर का मतलब समय के साथ, ठीक है। तो माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ये हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, इसका फॉर्मूला हो गया। अब मान लो आपके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, फाई 2 से फाई 1 हो रहा है, मतलब कहा जाए कि इतने से इतना हो गया, तो डेल्टा फाई के जगह पर हम एक चीज और लिख सकते हैं, एक और फॉर्मूला इसका लिख सकते हैं, डेल्टा फाई इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1। ऐसे डेल्टा टी के जगह पर मतलब कहा जा रहा है ना कि इतने समय से इतना हो गया, तो आप विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो डेल्टा टी इक्वल टू हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1। तो डेल्टा फाई के जगह पर ये रख देंगे, डेल्टा टी के जगह पर ये रख देंगे, तो हमारा एक और फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। वो फॉर्मूला क्या आएगा आप खुद ही देख लो। E इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहां पे माइनस ऐसे ही रहेगा, डेल्टा फाई के जगह पर फाई 2 माइनस फाई 1 कर देंगे, ठीक है, ऐसे अपान डेल्टा टी के जगह पर हम कर देंगे T2 माइनस T1। ये हो गया, समझ में आया। ये दूसरा फॉर्मूला हमारा निकल कर आ गया। दो फॉर्मूले आपके द्वितीय नियम के समझ सकते हो, और इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। द्वितीय नियम आपका देखो यहाँ पे E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई के जगह पर फाई 2 माइनस फाई 1 कर दिया, डेल्टा टू टी के जगह पर T2 माइनस T1 कर दिया, और ये हमारा हो गया मेरे भाई दूसरा फॉर्मूला। इन्हीं के द्वितीय नियम का ये दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। समझ में आ रहा है, कुछ है नहीं इसमें। मतलब जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो ई होगा, वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है ना, उसके ऋणात्मक दर के बराबर होगा। ऋणात्मक का मतलब माइनस लगेगा, तो ई इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। अब डेल्टा फाई के जगह पर हम फाई 2 माइनस फाई 1 रख देंगे, डेल्टा टी के जगह पर T2 माइनस T1 रख देंगे, तो हमारा एक और फॉर्मूला आ जाएगा E इक्वल टू माइनस फाई 2 माइनस फाई 1 अपान T2 माइनस T। ये फॉर्मूला आ गया। अब मान लो भैया, मान लो जो आपकी कुंडली है, जो मैंने यहाँ पे कुंडली ली है, मान लो इसमें फेरों की संख्या n हो, तो एक फॉर्मूला हमारा और होता है। कभी कभी दिया जाता है कि फेरों की संख्या इतनी है, तो आप विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो आपका एक और फॉर्मूला हो जाएगा। E इक्वल टू हो जाएगा माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा मेरे भाई, जहां पर डेल्टा फाई है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और डेल्टा टी है समय में परिवर्तन, एन है फेरों की संख्या। देखो यही वाले फॉर्मूले के आगे मैंने एन लिख दिया, माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी हो गया। अब यहां पे एक चीज और समझो, देखो एन क्या है, ये फेरों की संख्या है। चीजों को लिख दो भाई, लिख दोगे ठीक ही रहेगा, फेरों की संख्या। बाकी डेल्टा फाई आपको ही पता ही है, डेल्टा फाई है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है। डेल्टा फाई लिख दो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत आता है भाई, तो इसको फॉर्मूले को याद रखना, तभी आप न्यूमेरिकल को बहुत इजीली कर पाओगे मेरे हिसाब से, ठीक है। मतलब इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आएगा ना, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा। डेल्टा टी जो है ये समय में परिवर्तन है भाई, समय लिख सकते हैं या समय में परिवर्तन भी लिख सकते हैं, समय में परिवर्तन, ठीक है। बस हो गया मेरे भाई, ये भी हमारा हो गया अति लघुत्तरीय प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन भी हमारा
यहीं पे कंप्लीट होता है। लेकिन मैंने कहा था ना अभी तो ट्रेलर है मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी है। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। ये देखो, ये तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 लिख देना भाई, ज्यादा बेटर रहेगा। 3 क्वेश्चन, तीसरा नंबर। ये क्वेश्चन जो है हमारे नाभिक चैप्टर का है और मैं तो मानता हूं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास है आप सभी के लिए। क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है। 2014, 17, 22, 23, 24 में आ चुका है। मतलब नाभिकीय संलयन क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये सब जो टॉपिक है मेरे भाई ना, ये नाभिक चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय संलयन तो आपको पढ़ना ही है, नाभिकीय विखंडन भी पढ़ना है। इनको अगर मिस कर रहे हो तो क्या कर रहे हो भाई मेरे, प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्यों मिस करें, चलो देखते हैं। नाभिकीय संलयन में पहले आपको बता देता हूं। देखो, दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। मतलब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बना लेंगे, उसी प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन बोलेंगे। कुछ है, कुछ नहीं है। इसका डेफिनेशन तो बिल्कुल हलवा है भाई, कि दो हल्के नाभिकों की परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है। मतलब जो संलयन से प्राप्त जो नाभिक का द्रव्यमान होगा ना, वो संलयन करने वाले जो दोनों नाभिक हैं, दो हल्के नाभिक जो होंगे, उनके मूल द्रव्यमान के योग से थोड़ा कम होगा तथा द्रव्यमान के इस अंतर के तुल्य ऊर्जा इस प्रक्रिया में मुक्त होती है। मतलब जो आप दो हल्के नाभिक लेंगे ना, उससे जब एक बड़ा नाभिक बनेगा, भारी नाभिक बनेगा, तो भारी नाभिक का जो द्रव्यमान होगा वो दो हल्के नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होगा। और जो कम होगा उसके जगह पर आपकी ऊर्जा निकल जाएगी मेरे भाई, ठीक है। कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं, देखो, भारी हाइड्रोजन अथवा ड्यूटीरियम 1H2, देखो ये ड्यूटीरियम है 1H2, भारी हाइड्रोजन भी इसको बोलते हैं या ड्यूटीरियम 1H2 के दो नाभिकों के संलयन को इस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। देखो, आपको दो नाभिक ले लेना है, दो हल्के नाभिक ले लेना है ड्यूटीरियम। देखो 1H टू, ये ड्यूटीरियम है, प्लस 1H2, ये आपका हो गया, ठीक है। ये दो हल्के नाभिक हैं, ये जब आपस में मिलते हैं तो एक भारी नाभिक बनता है 1H3, ठीक है। और प्लस आपका बनेगा 1H1 भी बनेगा, मतलब हाइड्रोजन भी बनेगा, और कुछ ऊर्जा मुक्त होगी, लगभग 4 MeV, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी ऊर्जा मुक्त होगी। तो दो हल्के नाभिक हैं आपके 1H2, 1H2, ठीक है। ये दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बना रहे हैं 1H3। जो 1H3 होगा, इसका जो द्रव्यमान होगा इन दोनों नाभिकों के योग, द्रव्यमान के योग से कम होगा। इतना आपको समझना है। इसका नाम है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, ठीक है। अब जब इसका नाम ड्यूटीरियम है तो इनका नाम भी ड्यूटीरियम होगा, ड्यूटीरियम, ठीक है। ये दोनों ड्यूटीरियम हो गए। इनका नाम है ट्राइटियम, ट्राइटियम, ठीक है। इनका नाम है हाइड्रोजन, नाम मैं इसका भी लिख देता हूं, हाइड्रोजन। और ये तो भाई ऊर्जा मुक्त हुई है 4 MeV, ये ऊर्जा है, ठीक है। तो जब दो हल्के नाभिक मिलकर परस्पर एक भारी नाभिक बनाते हैं ना, तो इसी प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन बोलते हैं। अब देखो, जो आपका ट्राइटियम है ना, ये पुनः ड्यूटीरियम के नाभिक से संलयित होगा तो हीलियम नाभिक का निर्माण होगा। देखो ये ट्राइटियम है, ये ड्यूटीरियम से, देखो ट्राइटियम पुनः ड्यूटीरियम के नाभिक से संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अब जो आपका ट्राइटियम आया है 1H3, ये भैया संलयित होगा किसके साथ, 1H2 के साथ, फिर से ये संलयन करेगा। अब संलयन होगा तो हीलियम का एक भारी नाभिक बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे 2He4, ये आपका हीलियम का नाभिक है। और प्लस कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 0N1, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। और ऊर्जा आपकी जो मुक्त होगी ना, वो 17.6 MeV यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होगी, क्योंकि हल्के नाभिक मिलकर जब एक भारी नाभिक बनाते हैं ना, तो ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका नाम तो आपको पता ही है, ट्राइटियम, ट्राइटियम। इसका नाम है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, ठीक है। इनका नाम है हीलियम, ये हीलियम नाभिक बनाए मेरे भाई, तो हीलियम कर देंगे, ठीक है।
बस हो गया। तो यही आपका भैया होता है नाभिकीय संलयन। मैं फिर से एक बार पुनः समझाना चाहता हूं आपको कि नाभिकीय संलयन क्या है। दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है तथा द्रव्यमान के इस अंतर के तुल्य ऊर्जा इस प्रक्रिया में मुक्त होती है। जो द्रव्यमान होगा उसके तुल्य, उसके जगह पे तुल्य ऊर्जा आपकी मुक्त होगी। उदाहरण के लिए भारी हाइड्रोजन अथवा ड्यूटीरियम के दो नाभिकों के संलयन को इस समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। मतलब ड्यूटीरियम ड्यूटीरियम दोनों का हम संलयन कराएंगे तो ट्राइटियम बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा और ऊर्जा मुक्त होगी। अब हम ट्राइटियम का पुनः ड्यूटीरियम से संलयन कराएंगे तो हीलियम का एक नाभिक भारी बन जाएगा। बस यही आप लिख दोगे ना, जाकर उठाकर यही छाप दोगे भाई, नंबर आपको मिल जाएगा। और ये टॉपिक कितना स्पेशल है मैंने अभी आपको बता दिया, कुछ बताने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि जो जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब एक हम ऐसा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में जो मेरे हिसाब से काफी खास है, काफी स्पेशल क्वेश्चन है, मैं इसको समझता हूँ। और समझने वाली बात ही नहीं है भाई, ये स्पेशल है तो है। ठीक है, इसको हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन एक पेज हमें और लेना पड़ेगा इस डेरिवेशन को करने के लिए। देखो ये भैया डेरिवेशन है, मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेरिवेशन मतलब लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न सबको पढ़ लिए। अब हम चलेंगे अपने विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की ओर। ठीक है, टेंशन फ्री रहिए। हमारा जो लिस्ट था वो कहाँ है, मैं उसको निकाल देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखो हमारा जो लिस्ट था इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न भी हो गया। अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखो एक ही क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन थोड़ी ना कवर होंगे, मैं आपको आगे ऐसे ही क्लासेस देता रहूंगा। ऐसे ऐसे मगर मैंने आपको 6-7 क्लास दे दी भैया फिजिक्स का, टाटा बाय बाय। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन पढ़ लो, डेरिवेशन है, बहुत स्पेशल है। देखो एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। भैया स्पेशल क्वेश्चन 2014, 15, 19, 20, 22, 23, 24 में आ चुका है। मतलब एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके आपको अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस डेरिवेशन को जब हम प्रूफ करेंगे ना, तो हमें सबसे पहले इसका चित्र समझना होगा। मैंने यहां पे लिख दिया है इसका हेडिंग, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, देखो यहां पे हमारा एक, देखो मैंने आपको बताया था उसका एम्पियर का परिपथीय नियम कि किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो, ये बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो रेखा समाकलन होगा वो जो है उसमें बहने वाली कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये है क्योंकि उसका अनुप्रयोग है एम्पियर के परिपथीय नियम का। तो देखो एक मैंने यहाँ पे वृत्त ले लिया, इसमें एक चालक है जिसमें आई धारा बह रही है, अनंत लंबाई का एक चालक है, एक धारावाही तार है। देखो ये जो तार गई है ना इसके अंदर से गई है, तो इसमें आई धारा प्रवाहित तो हो रही है। इस तार से यहां पे एक बिंदु है, ठीक है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बी वेक्टर है वो दी गई है और जो डीएल वेक्टर हमारा होगा ना वो भी यहीं पे दिया जाएगा। देखो यहाँ पे जो डीएल है और बी वेक्टर और डीएल वेक्टर जो है वो एक ही दिशा में होंगे, यहाँ पे एक ही दिशा में होंगे। और जो आई से जो यहां तक की दूरी है ना ये हमें भैया टोटल आर दी गई है। आई से यहां तक की जो दूरी है वो हमें आर दी गई है। देखो इस यहाँ पे एक बिंदु हम ले लेते हैं, इसको हम लोग पी मान लेते हैं। एक बिंदु देखो यहाँ पे आपका एक धारा, एक अनंत लंबाई का सीधा तार है। ठीक है, इस तार को, तार से एक बिंदु पी है। ठीक है, इस बिंदु P से हमने इसको इसको केंद्र मानकर यहाँ पे एक मैंने वृत्त खींच दिया है। ठीक है, एक वृत्त मैंने कर दिया है, बंद पृष्ठ है। उसके बाद में यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी बी वेक्टर होगी और जो इसका अल्पांश जो लंबाई मैंने छोटा सा लिया है वो डीएल वेक्टर हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब एमपी यहाँ पे लिख दो, आप लोग ऐसे लिख दो, माना एक लंबे तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है। ये एक लंबा तार है जिसमें आई धारा बह रही है। तार से आर दूरी पर एक प्रेक्षण बिंदु P है। इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B हमें ज्ञात करनी है। इसी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B निकालना है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से हम यहां पे लिखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम से
देखो क्वेश्चन ये बहुत खास है मेरे भाई, ध्यान से समझना। और ये जो फिगर है ना, इसको समझ जाना। मतलब हमने किया क्या है, एक धारावाही तार लिया है, एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार लिया है, इससे r मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षण बिंदु P ले ली है, और इसको मैंने केंद्र मानकर एक वृत्त ऐसे खींच दिया है। इस बिंदु P पर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B निकालनी है, और B वेक्टर जो होगा वो dl वेक्टर दोनों एक ही दिशा में यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पियर का परिपथीय नियम मैंने आपको बताया था, क्लोज इंटीग्रेशन समाकलन B वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू, मैंने बताया था किसके बराबर होगा, ये आई का म्यू नॉट गुना होगा, यानी कि म्यू नॉट इंटू आई। कुछ इस टाइप से मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था। ठीक है, ये है। अब देखो जहां आई क्या है, ये वृत्त द्वारा घिरी धारा है, इस वृत्त द्वारा घिरी जो धारा है वो आई है। अब यहां पे लिख दो चूंकि चूंकि बी वेक्टर वेक्टर वी व डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। जब बी वेक्टर और डीएल वेक्टर एक ही दिशा में होंगे तब जो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, देखो एक ही दिशा में अगर ये है ना, तो हम cos थीटा लिख देंगे, वी डीएल cos थीटा, कुछ ऐसे करके हम लिख देंगे। चलो देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि अब हमारा जो फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे ध्यान देना, चूंकि अब एक ही दिशा में है तो हमारा ये हो जाएगा v वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है, इक्वल टू, देखो मैं इसी को केवल लिख रहा हूं, तब ये हो जाएगा, अभी मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, ये आपका एम्पेयर का परिपथीय नियम है, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। देखो ये क्लोज इंटीग्रेशन मतलब बंद पृष्ठ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी डीएल कॉस थीटा के बराबर, बी डीएल कॉस थीटा के बराबर, क्योंकि ये एक ही दिशा में है, और ये जो आपका v वेक्टर और dl वेक्टर एक दिशा में है, तो इनके बीच जो एंगल होगा वो cos थीटा होगा। ठीक है, एक ही दिशा में है। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से समझो, मतलब इसको समझना ही है आपको। ठीक है, अब देखो, अब cos थीटा है, ठीक है, यहाँ पे कर देंगे b वेक्टर डॉट dl वेक्टर। देखो क्लोज इंटीग्रेशन, यहां पे आपका हो जाएगा वी डी एल, वी डी एल। देखो कॉस थीटा आपका है, अब यहां पे कॉस थीटा है, तो कॉस, देखो थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी है आप खुद ही देख सकते हैं। तो यहां पे देखो स्टूडेंट, आपका बी वेक्टर और डीएल वेक्टर एक ही दिशा में है। अब जब एक ही दिशा में होगा तो यहां पे आपका कॉस थीटा के जगह पर आप 0 डिग्री रख सकते हैं। अब कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, चूंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होगी 1, तो कॉस 0 डिग्री के जगह पर हम लोग रख देंगे 1, तो हमारा ये फॉर्मूला कुछ इस टाइप से निकल कर आ जाएगा, आप खुद ही देख लो। ये बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर बी डी एल, ये इतना हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री था, इसकी वैल्यू 1 हो गई। इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और दिमाग लगाना। आप लोग देखो, ये आपका तो ऐसे ही रहेगा, इसको मैं ऐसे रहने देता हूं, ध्यान से समझो, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो यहां पे समझो, ये b को हम बाहर ले आएंगे, क्योंकि हमें dl का समाकलन कर देना है। dl मैंने छोटा सा अवयव लिया है, इस पूरे इसका अगर हम लेंगे समाकलन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, अभी देखना, b को हम बाहर कर देंगे, यहाँ पे b को बाहर कर देंगे और इसका हम समाकलन कर देंगे क्लोज इंटीग्रेशन dl का। अब देखो ध्यान से समझो, इस चित्र में समझो, देखो हमने एक छोटा सा अवयव लिया था dl। अब इस पूरे, अगर इसका आप लोगों को पूरे इसका अगर आप लोगों को लंबाई निकालनी है तो इसका समाकलन कर दो। अब इसका जो dl होगा, जो इंटीग्रेशन हम dl अगर करेंगे ना, तो ये इस वृत्त की परिधि के बराबर होगा। वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो ये इसके बराबर होगा। तो यहां पे लिख दो, चूंकि चूंकि ये इंटीग्रेशन जो dl है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2πr के, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, वृत्त की परिधि के ये बराबर होगा। ठीक है, जब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन v वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो b इंटू 2πr। देखो यहाँ पे हम इसके जगह पर 2πr लिख देंगे। इतना आ गया, इतना आ गया।
समझ में आ चुका होगा, मतलब सिंपल सा है, इसमें कुछ है ही नहीं। हमने लिख दिया क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर। अब हम लोग क्या करेंगे यहां पे समझो, अब हम एम्पियर का परिपथीय नियम यहां पे लगाएंगे। देखो लिखेंगे यहां पे एम्पियर के परिपथीय नियम से ठीक है। अब हमने बताया था एम्पियर का परिपथीय नियम कि क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू आई। अब हम क्या करेंगे देखो, अब चूंकि यहां पे आपका क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर है, तो इसके जगह पर हम इसको भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि जब ये इसके बराबर है तो इसको उठाकर यहां पे रख सकते हैं। तो इसके जगह पर हम ये रख देते हैं बी इंटू 2 पाई आर रख दिया हमने, इक्वल टू आपका म्यू नॉट आई तो पहले से ही है। अब यहां से हम b अगर निकालें भैया तो ये आपका हो जाएगा v इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान ये 2 पाई आर इधर नीचे आ जाएगा 2 पाई आर, और यही हमारा भैया हो जाएगा अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। यहाँ पे म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, आई है धारा, आर है आपको पता ही है आर है या इस चालक तार से बिंदु P के बीच की दूरी। तो इसमें कुछ था? कुछ नहीं था। देखो हमने चित्र में लिखा था कि एक अनंत लंबाई का सीधा तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तार से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रेक्षण बिंदु P है जिसमें हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसको मैंने केंद्र मानकर एक वृत्त खींच दिया, ठीक है। अब बी वेक्टर और डीएल वेक्टर एक ही दिशा में थे, तो पहले आपको एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। अब चूंकि बी वेक्टर व डीएल वेक्टर एक ही दिशा में है तो आपका यहां पे फॉर्मूला होगा क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे 0 डिग्री हम रखेंगे क्योंकि बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों का दिशा समान है, तो कॉस 0 डिग्री कर देंगे। 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा फाइनली नीचे आया क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन बी डीएल। अब b को हमने बाहर निकाल लिया। अब चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन dl इक्वल टू 2 पाई आर होगा तो हमने इस के जगह पर 2 पाई आर कर दिया। एम्पियर के परिपथीय नियम में मैंने लिख दिया, देखो ये इसके बराबर है तो इस वैल्यू को उठाकर मैंने यहां पे कर दिया। म्यू नॉट आई आपका ऑलरेडी था, बस ये म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर हो गया। भाई क्या है इसमें? कुछ है ही नहीं, सिंपल सा तो था, हमने इसको भी कर दिया, हो गया। विस्तृत प्रश्नों में मैंने एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दिया। देखो क्लास हमारी काफी लॉन्ग हो रही है, 1 घंटे की क्लास हमारी हो चुकी है लगभग, तो अब हमारा क्लास यहीं पर फिनिश होगा। लेकिन अभी हमारा महारथ जो है अभी चला है मेरे भाई, अभी मंजिल तक नहीं पहुंचा। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही क्लासेज आपको 8-10 क्लास दे दूंगा, आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन फ्री रहना। तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।